आज के पाठ का विषय अंधेर नगरी के अंतर्वस्तु और प्रासंगिकता है। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप पराधीनता के विरुद्ध भारतेंदु की चेतना को समझ सकेंगे, शासक वर्ग के तात्कालिक चरित्र को जान सकेंगे, पराधीन समाज की कमजोरियों को पहचान सकेंगे, कठिन समय में समाज को विद्रोह के लिए प्रेरित करने का कौशल देख सकेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी ऐसे समय में रची गई जब अंग्रेजी राज था। अंग्रेजी राज का मतलब इतना भर नहीं था कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और वे हमारा शोषण कर रहे थे। यूं तो किसी भी तरह की पराधीनता कभी भी सुख देने वाली नहीं हो सकती। पराधीन सपने सुख नहीं, किंतु अंग्रेजों की गुलामी ने अमानवीयता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। भारत की प्रजा के सुख दुख, जीने मरने से उनका कोई सरोकार नहीं था। भारत को गुलाम बनाने का उनका एकमात्र मकसद इस देश की धन संपदा को रत्ती रत्ती निचोड़कर अपने देश को समृद्ध करना था। अपनी लूट नीति को पूरा करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि भारत देश के लोगों की उस वृत्ति को मिटा दिया जाए जिसमें वे जीवन मूल्य सहज ही घुले मिले थे, जिन्हें किसी सभ्य देश को भी सीखने में युग लग जाते हैं। लेकिन ये जीवन मूल्य इस देश की संस्कृति में सदियों से विद्यमान होने के कारण इनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिसके बूते यह देश हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व को बचाता चला आ रहा है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु इस बात को इस देश की दुर्दशा के कारण बताने से प्रस्तुत करते हैं। सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारतेंदु अंधेर नगरी से पहले भारत दुर्दशा लिख चुके थे। भारत दुर्दशा सन 1880 में लिखा जा चुका था और इस नाटक की खूब ख्याति भी हुई। भारत दुर्दशा को अंधेर नगरी की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। इसी भारत दुर्दशा में भारतेंदु बाबू ने इस देश की दुर्दशा का कारण केवल अंग्रेजी राज की लूट नीति को ही नहीं माना है। भारत दुर्दैव ही इस देश के नाश और पराजय का कारण नहीं है, अपितु निर्लज्जता, रोग, लालच, आलस्य, मदिरापान, धर्मों में व्याप्त विविधता, आडंबर, अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध, विलायत गमन के संबंध में संकुचित मानसिकता, भूत प्रेत, टोने टोटकों में विश्वास, बहुदेववाद जैसी कितनी ही बुराइयां इस देश में थीं, जिसके कारण ही देश पर लगातार आक्रमण होते रहे और यह देश अपना स्वाभिमान, आत्मबल भूलकर लगातार गुलाम बना रहा। सभी तरह से विकसित यह देश किन किन कारणों से अंधेर नगरी में परिवर्तित होता चला गया, इसका खुलासा भारतेंदु बाबू ने भारत दुर्दशा में ही कर दिया था। दरअसल अंधेर नगरी प्रतीक है उस देश, समाज, जाति या सभ्यता का जो अपना स्वाभिमान, सम्मान खो बैठी है, जिसमें मूल्यबोध का विवेक समाप्त हो चुका है, जो अपनी अस्मिता, गरिमा के भाव से शून्य हो पराधीनता में ही अपने अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है। अंधेर नगरी एक प्रहसन के रूप में एक दिन में रच दिया गया नाटक है। भारतेंदु बाबू इस प्रहसन को एक दिन में इसलिए रच पाए क्योंकि इस नाटक के मूल भाव, विचार को वे इससे पूर्व ही नीलदेवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों में प्रस्तुत कर चुके थे। अंधेर नगरी की कथा वस्तु अथवा कथानायक का आधार लोक जीवन में चर्चित एक लोक कथा को बनाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह प्रहसन नाट्य तत्वों की दृष्टि से दिखने में बेशक अति साधारण सा लगता है, किंतु यह अपनी सादगी और सहजता में ही तीक्ष्ण मारक क्षमता रखता है। इसके कथानक को लेकर कुछ विद्वान आलोचक
यह भी मानते रहे हैं कि वह उच्च कोटि का नहीं है। भारतेंदु के लिए लिखना एक अभियान से कम नहीं था। उनके लिए लिखना केवल साहित्यिक मजबूरी भर नहीं थी, अपितु वे लेखन के माध्यम से इस सोए हुए देश को जगाने का संकल्प कर चुके थे। उनका यह प्रहसन भी उनके उसी क्रांतिकारी उद्देश्य को पूरा करने वाला एक साहसिक कदम था। यह कम बात नहीं है कि भारतेंदु अंग्रेजों के शासनकाल में इस देश को अंधेर नगरी और इसके राजा को चौपट राजा कहने का साहस कर रहे थे। बाबू साहब जानते थे कि इस देश की अशिक्षित जनता को सीधे सीधे अंग्रेजी राज की अनीतियों, कुव्यवस्था के बारे में समझाना नामुमकिन है। इसलिए उनका सदैव यही प्रयास रहा कि इस समाज को जो भी शिक्षा समझ दी जाए वह या तो भावों, विचारों के मानकीकरण से अथवा उन्हीं के बीच चर्चित लोक कथाओं को माध्यम बनाकर दिया जाए। यही कारण था कि इस देश की दुर्दशा को दिखाने के लिए भारत दुर्दशा में दुर्दशा के कारणों का मानवीकरण किया गया है। अंधेर नगरी में भी उन्होंने इस देश के अंधेर नगरी हो जाने के कारणों को बताने, समझने के लिए गूढ़ विचारों, लंबे लंबे संवादों वाला एक नाटक नहीं लिखा। एक लोक कथा को ध्यान में रखते हुए एक दिन में इस नाटक को लिख डाला। अंधेर नगरी में छोटे छोटे 6 दृश्य हैं। नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता का प्रयोग भारतेंदु ने नहीं किया। नांदी पाठ के स्थान पर समर्पण में इस प्रहसन के लिखने की मंशा व्यक्त की है। मान्य योग नर होत नहीं कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। और अंत में लिखते हैं, तासो अब लो करो करो सो पय अब जागिए, गो श्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए। भारतेंदु इस समर्पण में सीधे सीधे इस देश के लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो अभी तक करते आ रहे थे अब सब छोड़कर इस देश की उन्नति में लगो। प्रथम दृश्य प्रांत के बाहर का है। महंत जी अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, राम 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 भजो भाई। महंत अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह नगर दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ भिक्षा मिल सकती है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं बहुत से भिक्षा लेकर आता हूं, यहां लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत करना। महंत उसे यह कहकर भेज देता है कि बहुत लोभ मत करना। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। दूसरा दृश्य उस अंधेर नगरी के बाजार का है, जहां बाजार ही उसकी पहचान भी था। उस बाजार में कबाब वाला, घासीराम अर्थात भड़बूजा, नारंगी वाला अर्थात फल वाला, हलवाई, कुंजड़ीन अर्थात सब्जी वाला, मुगल अर्थात बादाम पिस्ते वाला, पाचक वाला अर्थात ब्राह्मण थे। सभी के सामान का भाव टके सेर था। कुछ भी लो, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी का मुख्य अंग उसका बाजार है। महंत और उसके शिष्य उस नगर में घुसते ही इस बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं। यह बाजार इस नगर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वस्तुतः यह बाजार इस बात का सबसे बड़ा साक्षी है कि यह नगर अंधेर नगरी क्यों है। एक फरियादी की बकरी मरने वाला दृश्य बाजार के दृश्य के बाद आने का प्रयोजन यही है कि यह बाजार इस राज्य की व्यवस्था कमियों, अनीतियों का प्रतीक है। इस बाजार में टके सेर भाजी और टके सेर खाजा का होना इस बात का खुलासा कर देता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के अनुशासन की पकड़ से बाहर है। किसी नियम, कानून नाम की चीज इस राज्य में है ही नहीं। राज्य का व्यापारी अपनी मनमर्जी चला रहा है। दरअसल बाजार का यह विचित्र रूप प्रतीक है अराजकता और उच्छृंखलता का। यह बाजार में दुकानदारों की अति आवाजें बताती हैं कि इस राज्य में सब कुछ बिकाऊ है। कुछ भी ले लो, जात, धर्म, ईमान, सब कुछ बिक रहा है इस बाजार में।
पाचक वाले का चूरन एक साथ कई मूल्यों का प्रतीक है। वह इस देश की अस्मिता, गौरव का प्रतीक है जिसे अंग्रेजों ने मटियामेट कर दिया है। वह देश के धन का प्रतीक है जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया है। वह चरित्र व्यक्तित्व का प्रतीक है जिसे धन लोलुपों ने स्खलित कर दिया है। पाचक वाले का यह गीत बड़ा ही सार्थक है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरत पचावे। एक स्वस्थ, संतुलित, व्यवस्थित देश, राज्य, समाज की यही पहचान होती है कि उसका आर्थिक पक्ष उसके सामाजिक मूल्यों की बलि नहीं चढ़ता। समाज के लिए निश्चित ही धन धान्य आवश्यक है, किंतु जब बाजार और भौतिकवादी ताकतें किसी समाज के जीवन मूल्यों, मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लगते हैं, तब वह समाज लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। उसका पतन अवश्यंभावी है। वस्तुतः समाज की शक्ति मूलतः उसकी सभ्यता और संस्कृति से जीवन पाती है। धन बल एक सीमा तक ही सहायक होता है। वह साधन हो सकता है, किंतु जब साधन को समाज साध्य बना लेता है, उसके जीवन मूल्य हाशिए पर चले जाते हैं। उस देश समाज की आत्मा रुग्ण और क्षीण होने लगती है। अंधेर नगरी में जो अंधेरा है, वह इन्हीं जीवन मूल्यों के अभाव का है। न्याय, नीति, धर्म, मर्यादा, चरित्र, त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा हीवे भाव हैं जो जीवन को प्रकाशित करते हैं, उसमें आत्मबल पैदा करते हैं। जो ब्राह्मण कभी ज्ञान, तप, त्याग, अनुशासन, वैराग्य का प्रतिमूर्ति हुआ करता था, जब वह बाजार की झूठी चकाचौंध के आगे नतमस्तक हो जाए, या फिर उस देश का अंधेर नगरी बनना स्वाभाविक ही है। जात वाला ब्राह्मण, जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। अंधेर नगरी का क्रिया व्यापार बेहद छोटा होकर भी मारक है। इस नाटक का आधार एक छोटी सी लोक कथा है। उसी कथा को भारतेंदु ने अपने उद्देश्य के अनुसार नाट्य रूपांतरित किया। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। इतने गंभीर विषय को प्रहसन शैली में अभिव्यक्त करने के पीछे उनका गहरा मंतव्य है। दरअसल जब किसी देश, राज्य का शासक सत्ता के मद में समाज के प्रति असंवेदनशील हो जाता है, तब अन्याय ही उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसे शासकों का अशिक्षित जनता भी विरोध नहीं करती। वह अपनी खैर मनाकर बस जिए चली जाती है। जब एक पर अन्याय होता है, तब दूसरा बाजार की चमक दमक और उपभोग के नशे में मस्त रहता है, लेकिन अगला निशाना वही होगा, इस ओर से वह आंखें मूंदे रहता है। इस प्रहसन को यदि गौर से देखें तो इसका घटनाक्रम ही इस नाटक के सारे अर्थों को हमारे सामने खोलकर रख देता है। दरअसल किसी भी समाज को कमजोर, काहिल, आलसी बनाए रखने का एक ही तरीका है, उसे बाजार की चकाचौंध में उलझाकर रख दिया जाए। यह नाटक बाजारवादी ताकतों और राजनीति के गठजोड़ के बीच पिस रहे आम आदमी की राम कहानी को सहजता से प्रस्तुत करता है। इसी जिंदा सच को आज हम 21वीं सदी में महसूस और भोग रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में महसूस कर रहे हैं और भोग रहे हैं। उसकी परिणति की घोषणा भारतेंदु अंधेर नगरी में बहुत पहले ही कर चुके थे।
चौथे दृश्य में राजा का जो रूप भारतेंदु ने गढ़ा है, ऊपरी तौर पर वह बेशक नौटंकी का प्रतिरूप लगता है, लेकिन रंग भाषा के इस रूप पर यदि बारीकी से गौर किया जाए तो राजा और राजसभा का तमाशा गहरी व्यंग्यात्मकता को उभारता है। वस्तुतः जब कोई समस्या अपने आप में बेहद जटिल हो जाए और जो समाज उस समस्या को मूर्खता की हद तक बर्दाश्त करता रहे, तब ऐसे में जो शैली रचनाकार के पास बचती है वह प्रहसन के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती। जब शासक और समाज दोनों ही विक्षिप्त हो जाएं, तो उन पर क्रोध नहीं किया जा सकता, हंसा जा सकता है। राजा का बकरी को कबरी, बकरी की दीवार, दीवार को बकरी आदि अंट शंट बोलना, दूसरा बकरी के मर जाने पर राजा के न्याय करने का अतार्किक तरीका, उस पर उसके राज्य के पदाधिकारियों का उसके मूर्ख आदेशों का पालन करना किसी बीमार समाज की मानसिक स्थिति को ही चित्रित करता है। जब किसी देश का शासक निरंकुश हो जाता है तो उसका प्रमाद, स्वेच्छाचारिता इसी तरह के व्यवहार और वातावरण को जन्म देती है। उस पर चाटुकार सलाहकार उसका विनाश तय कर देते हैं। ऐसे में उस राज्य में रहने वाला नागरिक किसी समस्या के समाधान की आशा करे तो उसका क्या हश्र होगा, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है। यह पूर्व निर्धारित संभावना है। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहां ऐसा होगा कि जैसा जम के यहां भी न हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। अंधेर नगरी का यह संवाद इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि जिस देश का नेतृत्व, शासक, राजनीति समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाती है, वहां न्याय की बात सोचना भी पाप हो जाता है। बकरी को केंद्र में रखकर भारतेंदु ने अंधेर नगरियों की न्याय व्यवस्था का जो चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह इस दृश्य बंद में अद्भुत रूप में दिखाई पड़ता है। वह आज भी नितांत प्रासंगिक है। आजादी से पूर्व अंग्रेजी शासकों का राज इस देश पर रहा। विदेशी शासकों से अनेक उपनिवेशी समाज को किसी प्रकार की मानवीयता अथवा न्याय की अपेक्षा रखना निश्चित ही प्रहसन का विषय हो सकता है। लेकिन जब भारतेंदु की अंधेर नगरी की प्रतिछाया आजाद भारत में भी दिखाई पड़े तो उसकी विडंबना और व्यथा पर हंसा ही जा सकता है। 21वीं सदी की दहलीज पर पहुंचकर भी भारत के नगरों, गांवों, कस्बों की बदहाली, नेताओं के खोखले वादों, लच्छेदार भाषणों और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस का आमजन के प्रति दुर्व्यवहार देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि भारतेंदु की यह रचना आज ही लिखी गई है। नाटक के 5वें दृश्य में गोवर्धन दास का गाया यह गीत आज भी शब्दशः चरितार्थ होता है। राजनीति दादागिरी का अखाड़ा बन चुकी है, जिसमें दबंगों, हिस्ट्री शीटरों, अपहरणकर्ताओं का राज है। समाज का शिक्षित बुद्धिमान वर्ग अंधेरी बंद गलियों में गुमनामी का जीवन जी रहा है। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। विरोध का स्वर थप्पड़, लात, घूंसे खाकर खामोश हो चुका है। अंधेर नगरी के मालिक संसद में बैठकर
अपनी असंवेदनशीलता को दिखा रहे हैं। गंभीर से गंभीर विषयों को हंसी ठिठोली में उड़ा दिया जा रहा है। फरियादी की बकरी आज भी दबकर मर रही है। आज भी गोवर्धन दास सत्ता के गलियारों में गीत गाता घूमता दिखाई पड़ रहा है। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित जैसे। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रकट सब अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। सांच कहें तो पनहै खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भारत की नगरी का अंधेरा भारतेंदु के समय से लेकर आज तक कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है कि भारतेंदु का यह नाटक कई प्रयोगों के साथ खेला जाता रहा है। भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अंधेर नगरी आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगमंचीयता है। इसके लिए किसी बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं है। यही इस नाटक की सबसे बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है।